अस्सलाम वालेकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में आगाज़ में जिक्र करेंगे कराची में टारगेट किलिंग का। गुलिस्तान जौहर में सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली को कत्ल कर दिया गया। एडवोकेट इरफान अली को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। रिपोर्ट करेंगे इसी पर शाहनवाज अली कादरी। सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी इरफान अली अपनी गाड़ी में बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। घर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता हो चुकी थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर आने वाले कातिलों ने इरफान अली एडवोकेट पर गोलियां बरसा दी। वारदात के वक्त इरफान अली एडवोकेट का करीबी रिश्तेदार लड़का भी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद था। चलती हुई गाड़ी में फायर किया बस। आप पीछे बैठे थे आगे बैठे थे? पीछे। हाँ। उन्होंने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया? हाँ। बस मैं नीचे गिर गया गोलियों से। जिस वक्त कातिल ने इरफान अली पर 3 गोलियां चलाईं, गाड़ी का शीशा गिरा हुआ था, इसलिए गाड़ी पर गोलियों का कोई निशान मौजूद नहीं। एसएसपी ईस्ट कमर रजा जसकानी के मुताबिक मकतूल इरफान अली के जिस्म पर 3 गोलियां लगीं और पुलिस को भी जाए बकुआ से 30 बोर की पिस्तौल के 3 खोल ही मिले हैं। ये अपने बेटे को बच्चों को छोड़ के स्कूल लिटिल फॉक्स स्कूल है ब्लॉक 13 गुलिस्तान जौहर, बच्चों को छोड़ के वापस आ रहे थे तो सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक वहीं से उनका ताक़ुब किया गया है। कुछ लोग थे जो उनको फॉलो कर रहे थे बाइक पे और उन्होंने देन उनको टारगेट किया और फायर किया है उनके ऊपर। वारदात के बाद इरफान अली एडवोकेट के घर पहुंचने वाले राशिद रिजवी एडवोकेट का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट किलिंग की वारदात है। ये कोई मोबाइल छीनने का, ये पर्स छीनने का वाकया नहीं है, क्योंकि ये टारगेट किया गया है। पुलिस का कहना है कि इरफान अली एडवोकेट के कत्ल के तमाम मुमकिन मुहर्रिकात का जायजा लिया जा रहा है। वकालत तंजीमों ने सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी के कत्ल के खिलाफ अदालतों का बाइकआउट किया है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट आपने देखी, उनसे बात भी कर लेते हैं। तो शाहनवाज अली कादरी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया गुलिस्तान जौहर में। पुलिस क्या कहती है, क्या पेशरफ्त हो सकी है इस बारे में? आज सुबह 8 बजे के करीब जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, एक वकील जिसका नाम इरफान है, उनको टारगेट किया गया था। इस मकाम पर जो है उनकी गाड़ी खड़ी थी। ये वो जगह है जहां पर उनकी इस वक्त फॉरेंसिक टीम आई हुई है और यहां पर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मैं कहूँगा कि आगे चलें और उनको दिखाएं गाड़ी। ये वो ब्लैक गाड़ी है जिसमें फायर किया गया है और शीशा जो है आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा कि शीशा गाड़ी का नीचे की जानिब था। मुल्जिमान ने फायरिंग की और आपको चप्पलें भी इस वक्त नज़र आ रही हैं कि उनकी चप्पलें मौजूद थी। इरफान खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। सीट पर आपको उनके खून के निशानात भी नज़र आ रहे हैं। तो मुल्जिमान खासे प्रोफेशनल थे, उन्होंने नीचे की जानिब जो है एम करके गोलियाँ मारी हैं। पीछे उनका एक रिश्तेदार का बच्चा मौजूद था जो खुशकिस्मती से महफूज रहा और मुल्जिमान ने उसको टारगेट नहीं किया। जाए वो से 30 बोर के खोल मिले हैं। फुटेज भी सामने आ चुकी है। मुल्जिमान के चेहरे चूँकि वाज़े नहीं है, उन्होंने हेलमेट लगाए हुए थे तो पहचानना मुश्किल है। सामने की जानिब उनका घर है, घर से तकरीबन कुछ फासले पर ये इनको टारगेट किया गया है। जी ठीक है शाहनवाज, आप तो अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इरफान अली एडवोकेट के कत्ल की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। स्कूल के अतराफ की कई रोज की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। अहमर, बताइएगा क्या कहती है पुलिस? जी बिल्कुल, तफ्तीशी इदारों ने इस पर काम शुरू कर दिया गया है। तफ्तीशी इदारे ये बताते हैं कि जो अतराफ की जियो फेंसिंग जो है वो की जा रही है, जाए वकुआ के अतराफ की जियो फेंसिंग की जा रही है, जहां पर ये वाकया पेश आया है, जहां से रैकी मुल्जिमान ने शुरू की है, उस जगह की जियो फेंसिंग जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ स्कूल के अतराफ की कई रोज की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करने का फैसला किया गया है, क्योंकि तफ्तीशी इदारे ये बताते हैं कि जो कत्ल की वारदात है, ये पूरा वाकया है, देख के मालूम होता है कि मुल्जिमान ने कई रोज तक मकतूल की रैकी की है। इसलिए स्कूल के अतराफ की कई रोज की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाएगी। उसमें मुल्जिमान के हवाले से तफ्तीशी इदारों का ये दावा है कि बहुत शवाहिद जो है वो हासिल हो सकेंगे। मुल्जिमान वारदात के बाद किस जगह पर जो है वो फरार हुए, तो ये चीज भी चेक की जाएगी कि वो किन रास्तों का सहारा लेते हुए किस इलाके की जानिब जो है वो फरार हुए, ताकि मुल्जिमान के ताक़ुब में आसानी हो सके। तो इन सीसीटीवी फुटेजेस का भी जो है वो जायजा लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान आपका। जिना अस्पताल में मकतूल इरफान अली एडवोकेट का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। मैयत सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, पोस्टमार्टम में कुछ सामने आ सका है?
जी बिल्कुल, मकतूल इरफान महर की जो है पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है और उनको चीपा सर्द खाने में उनकी मैयत को मुंतकिल किया गया है। वहाँ से बाद में नमाज असर जो है जनाजा भी होगा बैतुल मुकर्रम में। और वो अभी तक जो अस्पताल ज़राए हैं उसके मुताबिक मकतूल को 5 गोलियाँ लगी हैं जो आर पार हुई हैं और अभी फाइनल जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। यहाँ पर एडिशनल आईजी इमरान याकूब ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि ये टारगेट किलिंग का वाक़या हो सकता है क्योंकि अभी तहकीकात जारी हैं। उनके साथ जो आई विक्टिम थे उनके भतीजे, उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो अभी सिचुएशन भी नहीं है कि वो बात करें। दूसरा, वो बच्चे जो सामने गाड़ी के आए जिन्होंने इस वाक़े को देखा, अब उनकी भी तलाश जारी है ताकि वो नंबर प्लेट की भी शिनाख्त कर सकें। जी ठीक है, इस सिलसिले में आप हमें आगाह करें, बहुत शुक्रिया। नैब पॉलिसी तैयार, तफसील बताएंगे कुछ देर बाद। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सिटी कोर्ट में वकला के अदालती बॉयकॉट के बाद बेशतर मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी गई। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे इरफान अल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा सूरत हाल। देखिए, जब ये इस वाक़े की इत्तला पहुंची थी उस वक्त कराची बार एसोसिएशन ने अदालती उमूर के बाइकॉट का ऐलान किया था, जिसके बाद वकला अदालतों से निकल आए थे और बेशतर मुकदमात, हज़ारों मुकदमात की समाअत कार्रवाई के बगैर मुलतवी कर दी गई थी। इसके साथ ही सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। सिंध बार काउंसिल ने भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और ये भी मुतालबा किया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं मुतालिका उनको हुक्म दिया जाए कि फौरी तौर पर इरफान एडवोकेट के जो उसका कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। बहुत शुक्रिया इरफान अल हक आपका। और अभी खबर ये है कि मंडी बहाउद्दीन में कंज्यूमर कोर्ट के जज पर मुबैना तशद्दुद, वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े के बाद डिप्टी कमिश्नर, DPO, असिस्टेंट कमिश्नर और DSP को ओहदों से हटा दिया गया है। सेशन जज राव अब्दुल जब्बार की मुद्दत में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। FIR के मुताबिक वकला ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की ईमा पर जज को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया। मुतासरा जज ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को सज़ा सुनाकर जेल भेजा था, जबकि बार के सदर को शो कॉज नोटिस दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों अफसरान को जमानत पर रिहाई दे दी थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसानुल हक ज़िया को डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को 13 दिसंबर तक लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो के अहल खाना को मुतमईन करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बताया गया कि लापता सहाफ़ी की बीवी भी चल बसी। सारे मामले का जिम्मेदार कौन है, किस पर जिम्मेदारी आयद होती है। अदालत ने सवाल उठाया कि जब कोई शख्स लापता हुआ हो तो क्यों ना उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा लिया जाए। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक इस पर अगली समाअत पर जवाब जमा कराएं। अहम खबर है, तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। नैब ने इस हवाले से पॉलिसी तैयार कर ली है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तमाम ब्यूरोज के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स को ख़त लिखकर सब कुछ वाजे कर दिया है। हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा इस सिलसिले में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, एक अहम सवाल था पहले, दूसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और फिर तीसरा ऑर्डिनेंस सामने आने के बाद कि अब कौन सा केस चलेगा, कौन सा ख़त्म होगा, क्योंकि मुख्तलिफ मुलज़मान की जानिब से बरियत की दरखास्तें दायर की जा रही थी और एहतसाब अदालतें भी नैब को ख़त लिख कर पूछ रही थी कि बेहतर होगा आप खुद ही बता दें कि कौन कौन से केसेस वापस लेने और कौन से चलाने हैं। इस पर अब पेशरफ सामने यही है, जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है नैब का, उसमें एक 5 रुकनी कमेटी कायम की गई थी और उसने अपनी राय दी है कि जो तीसरा ऑर्डिनेंस है उसमें नैब के पावर्स जो हैं वो वापस बहाल कर दी गई हैं और उसकी रोशनी में अब जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है उन्होंने तमाम ब्यूरोज़ के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स को खत लिखकर ये वाज़े फहरिस्त मांग रही है कि आप भी इसकी रोशनी में आप बताएंगे कौन कौन से आपके पास वो केसेस हैं जो हमने वापस लेने हैं, वो भेजें हमें एक पूरी फहरिस्त ताकि हम उनको वापस ले सकें और उस पर पेशरफ्त की जा सके। और साथ ये वाज़े किया है उन्हें कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उन पर नैब का इख्तियार बरकरार रहेगा, वो उसी तरह कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। ताहम जो सेक्शन 4 में तरमीम के बाद कुछ केसेस को इस्तिस्ना दिया गया है जिनमें काबीना से मंजूरी वाले और दीगर फोरम से मंजूरी वाले केसेस हैं, उनको जो है वो नैब के इख्तियार से अब बाहर निकाला गया है, ये भी उन्हें बताया गया है। और अब उनको कहा गया है कि जल्द अज जल्द आप अपनी फहरिस्त हमें फ़राहम करें ताकि हेडक्वार्टर्स उन तमाम केसों के मुस्तकबिल पर एक वाज़े फ़ैसला लेकर उन तमाम केसेस को चलाने या न चलाने का के बारे में अदालतों को भी आगाह कर सके और तमाम मुतल्लिका हुकाम को भी बताया जा सके कि ये केसेस अब बाकी नहीं रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल।
और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी को पेशावर में जलसा करना महंगा पड़ गया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक और इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो, अब्दुल कादिर पटेल, वज़ीर आला सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन आर्टिकल 30 की खिलाफ वर्जी पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और MNA अब्दुल कादिर पटेल को नोटिस जारी करते हुए 3 दिसंबर को खुद या वकील के जरिए पेश होने का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वजीर सईद गनी और निसार खोड़ो को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने MNA खुर्शीद शाह को भी 3 दिन में जवाब देने की हिदायत की है। और आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे और पंजाब के 40-50 हलकों से हार जीत का फैसला हो जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद को यकीन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही वोट कास्ट करेंगे और फिर अपोजिशन धांधली का शोर मचाएगी, मगर जवाब एक ही होगा, EVM। वोट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे होंगे और पाकिस्तान के इलेक्शन के पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा। और जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट PTI को पड़ेंगे, ये फिर कहेंगे धांधली हो गई है, ये फिर रोएंगे, फिर चीखेंगे कि धांधली हुई है, लेकिन मशीन ही उसका जवाब है। और PSP ने लोकल बॉडीज तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंध असम्बली से मंजूर होने वाले बल्दियाती कानून में तरमीम का बिल आइन से मुतसादम है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी कराची वालों को दहशतगर्द बनने पर मजबूर कर रही है। अगर ये बिल जो अमेंड किया गया है और ये कानून अगर ये बिल एक्ट बन गया और एक्ट बनकर ये लागू हो गया तो खाकम बदहन मैं आज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की तमाम रियासती इदारों को और पाकिस्तान के एक एक फ़र्द को मीडिया के ज़रिए बताना चाहता हूं कि फिर एक ऐसा तूफ़ान बरपा होगा इस शहर कराची से। आज जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बना रही है तो आज कोई इनको दहशतगर्द बनाने से रोकने वाला नहीं है। अगर नौजवानों ने ये फैसला कर लिया कि हाँ अब हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन मरने से पहले इन हुक्मरानों को मार कर मरेंगे, इन ज़्यादतियों का इजाला करने की कोशिश करके मरेंगे, फिर क्या होगा? अभी खबर यह है कि अमरीकी डेमोक्रेट रहनुमा ताहिर जावेद ने पाक अमरीका ताल्लुकात में अनकरीब बेहतरी और नए साल में वजीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू दिया और कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना अमरीका में सराहा जा रहा है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का अमल आसान तरीन बनाने पर भी जोर दिया। पाक US रिलेशंस किस तरफ को जा रहे हैं? कोई बेहतरी समझते हैं कि होगी? आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत इंटरेक्शंस में भी इजाफा होगा, कम्युनिकेशन बेटर लेवल पे होगी। और इस वक्त भी अमेरिका के अंदर जो है फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर रिलेशनशिप जो है और कम्युनिकेशन बड़ी फ्रीक्वेंट इनकी होती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की भी आपस में फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशंस होती हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ के प्रेसिडेंट की इंटरेक्शन नहीं हो रही जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि होगी, क्या वजह है? मैं इसको भी समझता हूँ कि ये जो जनवरी या नए न्यू ईयर के अंदर ये भी होगी और मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर के अंदर प्राइम मिनिस्टर का मैं विजिट होते हुए भी वहाँ पे देखता हूँ। प्राइम मिनिस्टर से आपने मुलाकात की जी, कौन से इश्यूज के ऊपर बात हुई? ये जो नया बिल यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी इसके ऊपर जो बहुत एक खुशाइंद चीज़ है जिसको बहुत अच्छी तरीके से देखा जा रहा है अमेरिका के अंदर, थोड़ा इसके ऊपर के भी ये अगर वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको सिंपल नहीं किया गया और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं की गई तो ये सारा यूज़लेस हो जाएगा। और जो इस वक्त जो एक्साइटमेंट है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के अंदर उसको आपको जो एक वो ओनरशिप समझते हैं उसको हमको कंटिन्यू करने के लिए उनको एक ऐसे फार्मूले बनाने पड़ेंगे कि वो अपने घर बैठ के वोट डालें या मेल इन बैलेट के वोट डालें और सब पार्टियों को उसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए कि दे विल मेक द राइट डिसीजंस। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना के नए वेरिएंट का पेट्रोल की आलमी मंडी पर धावा। खाम तेल की कीमतें मजीद 6% नीचे आ गई, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए फिर भी रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया।
वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर की पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 142 रुपये 62 पैसे पर बरकरार रहेगी। मट्टी के तेल के नर्ख 116 रुपये 53 पैसे जबकि लाइट डीजल के 114 रुपये 7 पैसे ही होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने की बड़ी वजह पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपये फी लीटर इजाफा है। मुशीर खजाना तो पहले ही पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पर हर माह 4 रुपये बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। PDL का होगा जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। इससे पहले पेट्रोल पर लेवी 9 रुपये 62 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल पर 9 रुपये 14 पैसे फी लीटर आयद थी, जो 4 रुपये इजाफे के बाद बिल तरतीब 13 रुपये 62 पैसे और 13 रुपये 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। इसके अलावा पेट्रोल पर सेल्स टैक्स भी 0 से बढ़ाकर 2 रुपये 34 पैसे फी लीटर कर दिया गया है। और अब LPG सार्फिन के लिए खुशखबरी है। LPG की कीमत में 14 रुपये 31 पैसे फ़ी किलो कमी कर दी गई है। ओगरा ने दिसंबर के लिए LPG की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमत 202 रुपये 58 पैसे फ़ी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर 167 रुपये 91 पैसे सस्ता हुआ। नई कीमत 2390 रुपये 44 पैसे हो गई। कमर्शियल सिलेंडर भी 652 रुपये 83 पैसे सस्ता 9197 रुपये का हो गया। महंगाई ने हुकूमती तखमीनों को मात देते हुए फरवरी 2020 के बाद नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नवंबर में 3% इजाफे के बाद सालाना शरह 11% तक पहुंच गई। एक माह में टमाटर 132%, घी 11% महंगा हुआ जबकि कुकिंग ऑयल 53% महंगा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बिजली 48% जबकि मोटर फ्यूल 41% तक महंगा हुआ। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कराची का वाहिद फल। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। 414 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का मुमकिन फैलाव रोकने के लिए महकमा दाखिला सिंध ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया। कारोबारी औकात रात 10 बजे तक महदूद कर दिए गए। तालीमी इदारे, पार्क्स, मज़ारात, इंडोर जिम्स खुले रहेंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को रात 12 बजे तक डाइनिंग की इजाज़त होगी। आउटडोर 1000 और इंडोर शादी हॉल्स में 500 मेहमानों की इजाज़त होगी। फैसले का इतराक 15 दिसंबर तक होगा। और कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन को पाकिस्तान में आने से रोकने के लिए NCOC के एक्शन तेज तर। मुल्क भर में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ वैक्सीनेशन मुहिम लाजमी चलाने का फैसला किया गया है। 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर शॉट्स लगाने की मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट करेंगी अरहम खान। ओमिक्रॉन की पाकिस्तान में एंट्री रोकने के लिए NCOC ने तैयारी पकड़ ली। मुल्क में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम के लिए फौरी तौर पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया गया। NCOC ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर वैक्सीन 3 कैटेगरीज में लगाने की मंजूरी दे दी। हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र और कमजोर कुव्वत मुदाफित वाले अफराद पहली वैक्सीनेशन के 6 माह बाद बूस्टर खुराक मुफ्त लगवाने के अहल करार दे दिए गए। इजलास में अवामी मकामात पर टीमें मुकर्रर करने की सिफारिश और एयरपोर्ट्स पर वैक्सीनेशन मुहिम के साथ चेकिंग प्रोटोकॉल्स बढ़ाने की तजवीज दी गई। मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और सूबों के इक़दामात पर ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक दूसरी डोज न लगवाने वाले अफराद के लिए 40 कॉल सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। NCOC ने मास्क पहनने, समाजी फासलों और हाथ धोने के SOPs पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर भी दिया। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पहली बार वबाई अमराज के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की तशखीस के लिए बाकायदा लैब ने काम शुरू कर दिया। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन की तशखीस सबसे पहले इस लैब में होगी। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। कोविड की मुख्तलिफ वेरिएंट्स की तशखीस के लिए जब पाकिस्तान अहल नहीं था तो बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिया था, मगर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लेबॉरेटरी सिंध में ये सहूलत मौजूद है कि तमाम वेरिएंट्स की तशखीस की जा सके। यहाँ के सरबराह डॉक्टर सईद खान से हम जानते हैं कि यहाँ पर किन किन वेरिएंट्स की तशखीस मुमकिन है। डॉक्टर साहब, अब जो नया वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, सबसे पहले क्या वो डायग्नोज इसी लैब में होगा? हम बिल्कुल तैयार हैं। यकीनन अगर हमारे पास सैंपल्स आते हैं तो हम बिल्कुल ये फैसिलिटी इसी काम के लिए है कि हम बर वक्त तशखीस करें और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। हमारे पास सीक्वेंसिंग फैसिलिटी मौजूद है,
या NGS फैसिलिटी जो हाई टेक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जरासीम, वायरसेस, बैक्टीरिया उनके जीनोम पे रिसर्च कर सकते हैं। ये मुदाफ़ती निज़ाम को धोखा देने में या इसको डिसीव करने में बड़ा माहिर एक वेरिएंट है। उसके साथ ऐसे जनियाती तब्दीलियाँ, इसमें तकरीबन 50 के लगभग म्यूटेशंस हैं। पिछले वेरिएंट में इतनी म्यूटेशंस नहीं थी। 30 वेरिएंट सिर्फ स्पाइक रीजन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वैक्सीन के लिए, वैक्सीन टारगेट के लिए। तो अगर वहाँ पे 30 म्यूटेशन हो चुकी है तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पिछले जो वैक्सीन्स हैं उसका इफ़ेक्ट इस पर कम हो सकता है। अभी ये मुसद्दिका नहीं है, लेकिन चांसेस यही हैं कि ये वैक्सीनेशन को भी डिसीव कर सकता है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा SOPs पे अमल करें और जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी उसको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लें। मुहाफिज या अगवाकार, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। पंजाब में डेंगू के केसेस में कमी आ गई। गुज़िश्ता रोज़ डेंगू बुखार के बायस कोई हलाकत नहीं हुई है। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 25,227 हो चुकी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ये ओवरऑल मजमूई अगर सूरत हाल देखी जाए तो अब तक की अच्छी खबर यह है कि गुज़िश्ता रोज़ इस बुखार से किसी किस्म की कोई हलाकत सामने नहीं आई है। और माहिरीन के मुताबिक चूँकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दी में जो डेंगू का लार्वा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि पंजाब में डेंगू के केसेस में कमी आ गई है। गुज़िश्ता रोज़ डेंगू बुखार के बायस कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई है। लाहौर 271 के मजमूए एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आलूदगी के लिहाज से आज भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस हवाले से बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता से। आयशा, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, बागों के शहर पर फ़िज़ाई आलूदगी की गहरी चादर छाई हुई है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं इसमें मज़ीद इजाफा जो है वो होता जा रहा है। दिन के आगाज़ के साथ आसमान पर धुंध के बादल जो हैं उससे हद निगाह जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और आज शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 271 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर के इलाका डिफेंस जो कि पोश इलाका है वहाँ पर 471 रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फैक्ट्रियाँ जो कि जहरीला धुआं उगलती हैं वो भी फ़ाल हैं। इसी तरह से भट्टे भी जो है वो फ़ाल हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से ही पेशन गोई की गई है कि फरवरी के वस्त तक लाहौर का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि स्मोक फ्री होगा। ये दिन गुजरने के साथ साथ इसमें मजीद इजाफा ही देखा जा रहा है। जी ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान की माहाना बरामदात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। नवंबर के महीने में बरामदात का हजम 2 अरब 90 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रिकॉर्ड किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल की निस्बत नवंबर में मुल्क की बरामदात में 33% तक इजाफा हुआ। DHA के मकीनों को पानी की अदम फरहमी से मुताल्लिक केस की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने DHA कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की 5 साला ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली है। बात कर लेते हैं इरफान हक से। इरफान, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। देखिए, दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है कि वो DHA में रहते हैं मगर एक तवील अर्सा हो गया है, उन्हें पानी फराहम नहीं किया जाता, टैंकर के जरिए पानी खरीदना पड़ता है। और DHA हुकाम बारहा इस हवाले से वादे कर चुके हैं मगर ताहाल पानी की फराहमी मुमकिन नहीं हो सकती है। आज अदालत ने भी शदीद बरहमी का इजहार किया। जो कंटोनमेंट और DHA के मुखलस हैं उनसे पूछा कि आपका ऑडिट भी होता है या नहीं। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने बड़ा बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया कि फौरी तौर पर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश करें। अदालत को बताया गया कि बाकायदा ऑडिट होता है और उसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। ताहम अदालत ने हिदायत की है कि 2 हफ्ते में ये ऑडिट रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। बहुत शुक्रिया इरफान हक आपका। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए चिटागोंग से ढाका रवाना हो गई। ढाका पहुंचने पर खिलाड़ी मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में कल से ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की जाएंगी। पाक बांग्लादेश दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों का नया कारनामा, पाकिस्तान की पहली सेल्फ ड्राइविंग स्मार्ट व्हीकल तैयार कर ली है जो बगैर ड्राइवर के सामान की तरसील करेगी। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से रिजवान अकरम। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मस्क यूनिवर्सिटी में जहाँ पर इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का इनकाद किया गया। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ मेरे पीछे एक लोडर मशीन बनाई गई है जो विदाउट ड्राइवर काम करती है। इस हवाले से हम प्रोजेक्ट लीडर हैं जो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फैसल। आजकल मैं डायरेक्टर ओरे के तौर पर काम कर रहा हूँ और PI हूँ इस लैब का।
یہ 4 سال پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک پروجیکٹ تھا جو ہمیں دیا گیا تھا 14.5 ملین کا، کہ ہم نے پاکستان کی پہلی سیلف ڈرائیونگ سمارٹ وہیکل بنانی ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ انڈسٹری کے لیے سامان ایک جگہ دوسری جگہ لے جا سکے وداؤٹ ہیومن ڈرائیور۔ اب یہ جو ٹوٹل لاگت ہے وہ ہے ہمارے پاس 1.3 ملین، اور اس کی جو اوور آل جو فنکشنالٹی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم ٹیکنالوجی یہاں پہ لانچ کی گئی ہے، اوور آل پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں صرف جو ہماری لیب ہے کنٹرول آٹوموٹو روبوٹکس لیب میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ اس میں کام کر رہی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں اس طرح کی گاڑی تیار کی گئی ہے جو بغیر کسی ڈرائیور کے آٹومیٹک ہے، جس میں مختلف سینسرز لگے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے یہ کام کرتی ہے۔ اس کو ایک ہی جگہ بیٹھ کر کمپیوٹر سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے sama.tv۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو بھی کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔